तो आज हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु पर। धातु और धातु, देखिए हम बात कर रहे हैं तत्वों पर। तत्वों में आपका धातु और अधातु दोनों आ जाते हैं। तत्वों में क्या होते हैं, आपका धातु भी आता है और अधातु भी आता है। और एक एक चीज को अच्छा से समझिएगा, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपको हम समझा भी देंगे। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए नए क्लास देख रहे हैं उनका अच्छा से तैयारी भी हो जाएगा। देखिए तत्वों की संख्या आज के डेट में 118 है, परंतु 114 तत्वों की जानकारी मेरे पास अच्छी तरह से हो चुकी है। जैसे बात करें तो शादी विवाह में 118, मेरे घर कोई फंक्शन है या शादी हो या बर्थडे हो या कोई पार्टी हो, उसमें कुल मिलाकर 118 लोग आए हैं। उसमें क्या हुआ, 118 में 114 लोगों की जानकारी मेरे पास अच्छी तरह से है। 114 को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, परंतु 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें बस यह ज्ञात है कि वो 4 व्यक्ति आए हैं, परंतु वो कहाँ के हैं, किसके घर के हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आए, ये सब जानकारी हमें पता नहीं है। यही बात यहाँ पर है कि खोज तो 118 हो चुकी है, परंतु 114 तत्वों की जानकारी हमारे पास अच्छी तरह से अवेलेबल है। अब ध्यान दीजिए, आप 114 तत्वों में ये तत्व है ज्ञात तत्व, ये आपका कुल तत्व है और इनके बारे में जानकारी प्राप्त है। देखिए 114 तत्वों में 92 आपका धातु है और 22 आपका अधातु है। धातु की संख्या 92 है और अधातु की संख्या जो है 22 है। एक एक बात को ध्यान रखिएगा, धातु की संख्या 22 और अधातु की संख्या 92। धातु की संख्या 22, धातु संख्या 92 और अधातु की संख्या कितनी है, 22 है। शुरू से लग रहा है मेरा माइंड हैंग कर रहा है, इधर आइएगा। धातु की संख्या 92 है और अधातु की संख्या कितनी है, 22 है। तो कुल धातु की संख्या 92 है और अधातु संख्या 22 है। अब ध्यान रखिएगा, धातु जो है वो आपका लड़का है और अधातु जो है लड़की है, याद रखिएगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लड़का और लड़की दोनों का गुण पाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं उपधातु। उपधातु जिसकी संख्या 7 है, जो अपवाद में आते हैं। जैसे आप सुने होंगे कुछ ऐसी धातु होती है जो द्रव होते हैं, क्या होते हैं, द्रव होते हैं। अब धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं। अब सुने होंगे, ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। धातु की क्वालिटी ये नहीं है कि वो द्रव में पाया जाएगा, ठोस रहेगा, अघात वधर नहीं रहेगा, तन्य रहेगा, चमकीली रहेगा। परंतु पारा को आप लोग देखते हैं, ये क्या है, हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ऐसे भगवान में वो क्या बोलते, नारद मुनि जो थे, उनको आप देखते थे, वो दोनों तरफ होते थे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो वो क्या होते हैं, वो दोनों साइड अपना दोनों साइड अपना रहकर अपना दोनों तरफ का प्रेमी है। तो वही होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए सन 1800 की बात है, एक क्वेश्चन आता है कि सन 1800 में कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका था। सन 1800 में कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका था, याद पाइएगा कि कहे थे 30। सन 1800 में कुल तत्वों की खोज 30 हुई थी और आज 2026 चल रहा है। 2026 में लगभग 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें ज्ञात 114 है। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे, धातु और धातु के बारे में। आगे देखिए इसको। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी का।
कि एक तत्वों को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो आवर्त सारणी में। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं ना, वैसे ही तत्वों को आवर्त सारणी में रखा जाता है। अब देखिए आवर्त सारणी बनाने का तरीका क्या होता है, हम आप लोग बताए हैं कि पहले एक साइड आप लंबा सा पाई खींच लीजिए, दूसरे साइड भी खींच लीजिए, खिंचा गया, इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए, मिल गया। और मिलाने के बाद आपको यहाँ एक पारना है, एक पारना है इधर, एक पारना इधर, एक छोड़कर इधर एक गो, और एक छोड़कर इधर का गो 5 गो। एक, और हम आप लोग बताए थे कि 5 गो लाइन, 5 गो खंडा बनाना है तो 4 गो लाइन खींचना पड़ेगा। जैसे आप लोग बताए थे कि देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास कुल 5 हाथ का लाठी है, या 5 हाथ का कोई डोरा है, या 5 हाथ का कोई रस्सी है। इसमें इसको आपको रोज एक हाथ काटना है, तो आप इसको कितने दिन में काट लीजिएगा, तो आपने बोला 4 दिन में। कैसे, तो एक दिन में एक काट दिया, दूसरा दिन में एक काट दिया, तीसरा दिन एक काटा, चौथा दिन जैसे हम लोग आएंगे तो यह 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, खुद एक 5 भाग हो जाएगा, तो मुझे 5वां दिन काटना ही नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यह हमारा 5, यह हमारा, इसको हमको 5 खंडों में बांटना है, तो इसको 4, इसके बीच में हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 6 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। अब बीच में करेंगे हम एक लाइन, एक को खाना छोड़कर फिर दूसरा खाना छोड़कर हम क्या करेंगे, सीधे हम इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2, यानी पहले क्या बार हम 1 छोड़ेंगे, दूसरे बार कितने छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे। अब बीच में गिनेंगे 10 को, 10 बीच में चाहिए मुझे 10 को, कौन चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 खंडा बनाने के लिए मुझे 9 लाइन खींचना पड़ेगा। खींचिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इधर 3 वो है, यहाँ पर 4 5 6 7। हाँ, तो अब देखिए यही हमारा आवर्त सारणी है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये क्या कर दिए। अब गिनिए, देखिए आवर्त सारणी में होता है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है जो सुता रहता है, जो सुता है वो पंक्ति है, जो सुता है वो पंक्ति है, और जो खड़ा है वो स्तंभ है। जैसे आपके घर में जो पिलर होते हैं वो पिलर नहीं है, वो स्तंभ है। और जो आपका लिंटर डालता है वो लिंटर नहीं है, वो पंक्ति है। 1 लिंटर, 2 लिंटर, 3। जैसे आप जो ईटा के दीवार जोड़ते हैं, जो ऐसे एकदम बिछाते चल जा रहे हैं, तो वो आपका पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। और जैसे मान लीजिए जैसे 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ये हो गया। जैसे आपके कॉपी में, जो कॉपी में आप लिखते हैं, उस कॉपी में जो लाइन होता है वो लाइन, वो आपका पंक्ति है। परंतु वही आपका एक उदाहरण जिसको बोलते हैं कि भगवान के छोड़े हैं, वो आपका क्या है, स्तंभ है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कुल पंक्ति की संख्या 7 होता है। आप अच्छे से रखिएगा कि आवर्त सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या 7 होती है। स्तंभ की संख्या हमारा होता है 18। कुल कक्षा होते हैं 4 गो। कुल कक्षा की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, दिख नहीं रहा है। अब हम बता रहे हैं इधर, देखिए पंक्ति होता है 7 गो, स्तंभ होता है 18, कक्षा हम लोग का होता है 4 गो। कौन कौन, तो के, एल, एम और एन, यही हम लोग का कक्षा है। और कुल ब्लॉक होता है 4 गो। कौन कौन, एस, पी, डी, एफ। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। अब आप इसको याद रखिएगा
इसको याद रखिएगा। पंक्ति होते हैं 7 गो पंक्ति। आवर्त सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या, देखिए एक आवर्त सारणी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आवर्त सारणी 2 प्रकार के होते हैं। आवर्त सारणी 2 प्रकार का। क्वेश्चन कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा 2। एक होता है मेंडलीव के आवर्त सारणी, एक मेंडलीव साहब दिए थे, एक दिए थे मेंडलीव साहब। एक कौन दिया था? मेंडलीव साहब। तो पहले दिए थे मेंडलीव साहब, मेंडलीव, इन्हीं का आवर्त सारणी के नाम से आता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी। और दूसरा का होता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक, याद रखिएगा कि कुल 2 प्रकार के आवर्त सारणी होता है। एक होता है मेंडलीव के आवर्त सारणी और एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम अभी पढ़ रहे हैं जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोल दीजिएगा 7। स्तंभों की संख्या कितनी होती है, तो 18। कक्षा कितने होते हैं, आप बोलिएगा 4। कौन कौन कक्षा, तो के एल एम एन। कुल ब्लॉक कितने होते हैं, तो 4, एस पी डी एफ। तो अब देखिए पुनः अब इसको बना रहे हैं। पंक्ति कितने बोले हैं 7। अब इसको ध्यान देखिएगा, फिर बना रहे हैं। पंक्ति कितने 7 और स्तंभ कितने 18। देखिए पढ़े के आप 7 को पंक्ति होता है 18 स्तंभ। 18 स्तंभ पहले आप लोग स्तंभ बनाइए, पहले आप लोग स्तंभ बनाइए। स्तंभ बनाए कुछ नहीं, पहले इधर एक लाइन खींच दीजिए, फिर आप इधर एक लाइन खींच दीजिए, दोनों लाइनों को एक साथ मिला दीजिए। मिल गया, एक स्तंभ यहाँ बना, एक स्तंभ यहाँ बना और एक स्तंभ यहाँ बनेगा। 2 स्तंभों की निर्माण हो गई। कह रहा है 18 को, 18 को मेरा में 2 को बन गया। अब ए को छोड़कर इधर ए को बनाएंगे, 3 को बन गया। 18 कह रहा है 3 बन गया। अब क्या इधर 5 को बना देंगे, ए को छोड़ के 5 बना देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ हो गया, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 18 में से 8 बन गया, बचा कितना 10। कितना बचा 10। अब देखिए 10। अब की बार एक लाइन छोड़े थे, अब की बार 2 लाइन छोड़ेंगे, 1 लाइन और 2 लाइन। 2 लाइन छोड़कर इसको मिला देंगे। अब इसमें हम 2 लाइन कर देंगे, 2 लाइन कर देंगे। अब देखिए अब बचा 18 में कितना बचा 10 बचा। 18 में से 8 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया है। और 10 मुझे बनाना है। 10 कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। अब बीच बनाने के लिए 10 बनाना है, 9 को पाई खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए ये 18 की होगी नहीं, 18 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुल स्तंभों की संख्या 18 हो गया, 18। अब देखिए पंक्ति की संख्या 7 चाहिए। 3 तो आप खेलते खेलते बना लिए। 1 2 3 चाहिए मुझे कितना 7 को चाहिए, उसमें से 3 को बन गया है। चाहिए कितना और 4 को। 4 में देखिए 1 2 3 और 1 4। 4 पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपका पंक्ति हो गया और 18 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। आप ये देख लिए। अब आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने बात करा आपका ब्लॉक का। ब्लॉक कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, एक बी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। एस पी डी एफ। अब देखिए एस ब्लॉक आपका पहला है,
एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, एक और ब्लॉक है पी ब्लॉक, और ये आपका है डी ब्लॉक। ए ब्लॉक आपका यहां बनता है, कौन ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। अब आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि एस ब्लॉक में, ना नहीं इधर एस ब्लॉक में क्वेश्चन आता है कि एस ब्लॉक में कुल स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो एस ब्लॉक में स्तंभ होता है 2 गो, एगो 1 और 2, यानी कितने होते हैं संख्या? एस ब्लॉक में स्तंभ की संख्या 2 होता है। कौन कौन? एक वर्ग होता है और एक वर्ग 2 होता है। वर्ग 1 के तत्व कौन कौन? वर्ग 1 और वर्ग 2, ये आपका किसमें आते हैं? स्तंभ 2 होते हैं। कितना कौन कौन? वर्ग 1 और वर्ग 2, किसमें? एस ब्लॉक में। याद रखिएगा, एस ब्लॉक में 2 स्तंभ होते हैं। कौन कौन? एक वर्ग 1 और एक वर्ग 2। आगे बढ़िए, आपका होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कुल स्तंभों की संख्या 6 होता है। 5 आपका ये हुआ, एक आपका ये बड़का होला हुआ, तो कितने होते हैं? 6 स्तंभ। पी ब्लॉक में स्तंभ जो होता है वह कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन 6 को? तो याद रखिएगा, एक वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब किस में आते हैं? आपका पी ब्लॉक में आते हैं। और एक होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपका जो स्तंभ होते हैं वो होते हैं स्तंभों की संख्या। डी ब्लॉक में स्तंभों की संख्या जो होता है वो आपका होता है कितना? आपका होता है 10 गो। कौन कौन? तो 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर कब तक? 12 तक। अब आपको इसके बारे में जो ये तत्व है, इसको हम अगले क्लास में सब वर्ग 1 के तत्वों के नाम, वर्ग 2 के नहीं, इसका एक वीडियो जहां तक मुझे याद है ये आपका मेरे चैनल पर डाला गया है, सबके बारे में, एक एक तत्वों के बारे में, एक वर्ग 1 के तत्वों के नाम, वर्ग 2 के तत्वों के नाम, वर्ग 3 के तत्वों के नाम, ऐसे करते 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 सबका नाम लिख के हमारा इसी चैनल पर डाला गया है। आप लोग जाकर उसको देखिएगा। अभी इसके आगे वाला जो हर एक में कौन कौन सा तत्व होता है उसको जाकर आप देख लीजिएगा। आवर्त सारणी करके कुछ ऐसा वीडियो डाला गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप उतार लीजिए। अब बात करेंगे हम धातु के बारे में। देखिए धातु क्या होता है? वह पदार्थ, यह एक तत्व है, वह पदार्थ जो क्या हो, ध्यान समझिएगा, एक एक बात, जो चमकीली हो, चमकीली, आघातवर्धन्य, तन्य, धावनिक, क्वथनांक, गलनांक, ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा विद्युत का सुचालक, इन सभी गुणों को दर्शाता हो उसे धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी गुणों को जो पदार्थ आपको दर्शाए, जिसके अंदर एक क्वालिटी हो, वो धातु है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं तो बोलता है कि जो लड़का मैट्रिक में टॉप हो, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया हो, इंटर में अच्छा नंबर लाया हो, ग्रेजुएट हो,
और हेल्दी हो, उसको हमारे यहाँ कंपनी में जगह है। इतना मांग लिया आपका सिलेबस, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मतलब नहीं होता है इतना। उसके बाद कितने लड़के गए हैं? 100 लड़के गए हैं, और उसको चाहिए कितना? 100 लड़के चले गए हैं, और उसको चाहिए 30 लड़के। अब कह रहा है कि आप इतना लाए भी हो तो भी तो आप लाइन लग जाइए। क्यों भाई? क्योंकि मुझे चाहिए 30, आ गए 100, आइए लग जाइए, इंटरव्यू दीजिए। अब आपसे एक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे उनको उसमें रखा जाएगा, क्योंकि उनको रखना है कितना का? 30 रखना है। अब उसने 30 रखने के लिए वो क्या किया? आपका इंटरव्यू लिया। पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, ग्रेजुएशन पास कीजिए, विभिन्न प्रकार का कंप्यूटर शिक्षा लीजिए, ITI कीजिए, पूरा करें। बाद में इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेकर जब आपका जॉब लगा उसमें कंपनी में, तो पूछिएगा सर कौन सा काम करना है? तो बोलेगा कुछ नहीं करना है, आइए ये जो रड है ना, इसको फालना जी वेल्डिंग करेंगे, आपको रड को पकड़े रहना है। ये जो वेल्डिंग हो जाएगा ना, ये कोई उपकरण बन जाएगा तो इसको टांग कर वहां से वहां पहुंचाना होता है। तो इसमें मैट्रिक के सर्टिफिकेट कौन जरूरत है? ये तो अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। रड पकड़ना नहीं, आप ITI किए हो ना, यानी इतना सारा सिलेबस, इंटरव्यू लेने के बाद आपको वही जूता चप्पल ढोने वाला काम दे देंगे, लोहा टीना रड ढोने वाला काम दे देंगे, ऊपर से लटका देंगे नीचे, आप बोलेंगे उलट कसो, बिस्ताला मतलब इतना ऊंचाई पे क्या होता है कि वहां से बेल्ट टांग कर, बेल्ट बांध कर टांग दिया जाता है आपको, और बोला जाता है कि यहाँ लटकसी वहां लटकसी, ये रखिए। इसमें पढ़ाई की काम नहीं है, यहाँ पर ब्रेन का और शरीर से मजबूत होना चाहिए। ये पढ़ाई कौन सा काम है? परंतु यहाँ लोग पढ़ाई को क्या करते हैं, मतलब एक जरिया बनाते हैं लड़कियों को उसमें से छाटने के लिए। बाद में बोलिएगा सर पैसा कितना मिलेगा? तो क्या किए हो? तो मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटर, कंप्यूटर शिक्षा, ITI, जाओ तुमको 14-15 दे देंगे। और बताओ 14-15 हजार में आप क्या कर सकते हो? 14-15 हजार, यदि आपको 14-15 है तो हम ज्यादा बोल दिए। आज के डेट में दिल्ली रहने वाले लड़के का हम मतलब पता लगाते हैं या देखते हैं कि 10-12 हजार मिलता है। ऐसे 8 घंटा का 9 हजार, 12 घंटा 13 हजार। अब जो लड़का 12-13 हजार रुपये कमा रहा है, उसका वहां का खुराकी कम से कम चला जाएगा, क्योंकि रूम रेंट, खाएगा पिएगा, मोबाइल रिचार्ज, कुछ कभी अच्छा खा लिया, कुछ बगली में चाहिए भी उसको, तो 3-4 निकाल दिया। 12 में 4 निकाला, बचा 8। 8 में 2 अपने लिए रखा, क्योंकि रखना भी होता है, रखेंगे क्योंकि 1 महीना के बाद पेमेंट मिलेगा। रोज तो पेमेंट मिल नहीं रहा है, 1 महीना बाद पेमेंट मिलेगा। बगली में 1000 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए, तो 2 अपने पास रखा। यदि वो गलती से शादीशुदा हो, सही से नहीं, गलती से शादीशुदा हो, तो वह 6000 में बीबी को क्या देगा? यदि उसके 2 बाल बच्चे हैं तो उसको वो अपने पढ़ाई का क्या देगा? और यदि उसके माता पिता हैं तो माता पिता को क्या देगा? इन 6000 रुपया और 6 को लोग हो गए, क्या उसका विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मैट्रिक किए हो, इंटर किए हो, एक करे हो, करे हो, पेमेंट मिला, क्या बोलते हैं, दियरी भर, और उसको चाहिए नॉलेज मेटा भर, यानी बुद्धि चाहिए उसको। इतना बड़ा का वो लेगा, इंटरव्यू लेगा, जैसे लग रहा है कि वो IAS का इंटरव्यू ले रहा है, और देगा पेमेंट 10-12 हजार। यह देखिएगा, हम एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, धातु के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर सभी प्रकार कोई भी काम करो, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप आज के डेट में ध्यान देना, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, यदि आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। अब ध्यान, यदि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हो तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। आपको बीएड या डीएड की डिग्री लिया होना चाहिए, तो अब आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हो। और ऊपर से डीएड और बीएड का डिग्री ले भी लिए हो तो आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है। सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं यह डाल दिए,
भैया आपको मेरे स्कूल में पढ़ाना है तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। अब बताइए तो पेमेंट कितना देगा? तो सरकारी नौकरी लग जाएगा। यदि सरकार के द्वारा स्कूल में जाइएगा तो 50, 60, 70 हजार लाख रुपए मिलेगा। और वहीं प्राइवेट कंपनी में जाइएगा, स्कूल में जाइएगा तो मांगेगा BA, DLED और सीटेट और पेमेंट देगा कितना? 10, 12, 15। समझ जाओ, मांग रहा है नॉलेज इतना, लग रहा है जैसे हाँ सरकारी जॉब कीजिएगा तो उसमें उतना कार्य भी नहीं है। प्राइवेट में जाइएगा वो इतना ये करेगा माथा पेची। सुबह लगता है स्कूल खुलता है 8 बजे, बोलेगा 6 बजे आ जाइए। एग्जाम चलेगा तो बोलेगा बेंच पर पर्ची साटना है, एक करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करवाएगा। और पेमेंट भी क्या है? कम है। सरकारी में कार्य भी उतना नहीं करना है, पेमेंट भी क्या है? ज्यादा है। यानी आपको टाइम जाना है। प्राइवेट में क्या होता है? कभी कभी टाइम से पहले भी जाना होता है, टाइम से बाद भी जाना होता है। बच्चे चले गए 3 बजे, आइए 5 बजे, पूरा कार्य करना है। ये होता है हमारी तो यही आपका क्वालिटी चाहिए। ऐसे ही धातु के अंदर चमकीला होना, आघातवर्धन्य होना, तन्य होना, धावनिक गुण, क्वथनांक, गलनांक, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत के सुचालक जैसी उनके अंदर गुण चाहिए। अब बोलिएगा चमकीली के मतलब क्या होता है? देखिए जैसे आप लोग सोना को देखे होंगे, अब बाबू सोना की बात नहीं कर रहे, सोना चांदी की बात कर रहे हैं। आपको लगा होगा कि भैया ये सर सोना की बात कर रहे हैं। एक सोना 3 तरह का हो गया ना, एक सुनने वाला सोना, हम सोने जा रहे हैं, और एक सोना बाबू सोना, अरे हम सोना सब वेलेंटाइन डे मनाकर अपना वो अलस पड़े हुए हैं ना, तो वो सोना नहीं, ये सोना वो गहना की बात कर रहे हैं। और चांदी गहना का देखे होगा कि ये चमकीला होता है। चमकीला होने के कारण क्या होता है, हम लोग इसको आभूषण बनाते हैं और आभूषण बनाकर इसको पहनते हैं। आघातवर्धन्य का मतलब होता है इसको आप कितना भी पीटिएगा, पीटने के बाद टूटेगा नहीं, पीटने के बाद टूटेगा नहीं, याद रखिएगा, टूटेगा नहीं। आघातवर्धन का मतलब वही होता है कि यदि आप उसको आघात कर रहे हैं, यानी देखे होंगे कि लोहा पर हम कितना भी हथौड़ी का आघात करते हैं, ना हथौड़ी टूटता है और ना वो लोहा की बड़ी वस्तु टूटता है। इसका मतलब क्या हो गया? आघातवर्धन्य हो गया। अब तन्य का मतलब होता है आप उसको गर्म करके उससे लंबा तार बना सकते। जैसे आप देखे होंगे बिजली का तार बहुत लंबा होता है ना, ये किसे कारण होता है? तन्यता के कारण। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि सोना को 1 ग्राम सोना रखिएगा, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा धागा बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा धागा बना सकते हैं। क्या देखिएगा, ये आपका तन्यता के अंदर आता है। किसे अंदर आता है? तन्यता का मतलब आगे आप लोग देखे होंगे कि जो साइकिल का घंटी होता है, स्कूल का जो घंटी होता है वो लोहा का बना होता है। तो जब उसके अंदर धावनी गुण है, धावनी का मतलब उसको पिटिएगा तो उससे आवाज निकलेगी और वह आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी। जैसे मंदिर का घंटा यह दूर तक आवाज सुनाई देता है और कानों को अच्छा भी लगता है। जैसे स्कूल का घंटी हमें कानों को बहुत मधुर लग रहा था। ऐसे पहली घंटी सुकून, दूसरी घंटी और ज्यादा सुकून, तीसरी घंटी लगा कि अरे अब बॉडी में जान आ रही है। जैसे ही तीसरी घंटी को चौथी घंटी लगता था कि हाँ कब टुन सुनाई दे। जैसे ही टन 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 की आवाज आता था, लगता था हाँ जैसे तैसे कापी बैग को भिगो उधर और जल्दी से निकलो बारी और आधा घंटा खेलो। फिर उसके बाद अब वेट हो रहा था 5वीं घंटी, 6ठी, 7वीं, और जैसे ही 8वीं घंटी की बात हो रही थी, किसी में 7 घंटी चलती है, किसी में चलती है 8 को। जैसे ही लास्ट घंटी होता था तो हम लोग 5-10 मिनट पहले ही क्या करते हैं, अपना कापी किताब बैग में डालकर वेट कर रहे थे कब टन टन की आवाज मुझे इतना मधुर लग रही थी कि टन टन बजा, अभी टन बजा तो लेकर भाग, अभी घंटी पूरा होने में क्लास से बाहर। इतना मजा आ रहा है।
वही है ये धावनिक गुण। क्वथनांक और गलनांक का मतलब होता है उसको हम पिघलाकर, क्वथनांक और गलनांक का मतलब हो जाएगा कि उसको हम पिघला सकते हैं और पिघलाने के बाद उसको हम जमा सकते हैं। जैसे देखे होंगे लोहा को पिघलाकर, सोना को पिघलाकर, चांदी को पिघलाकर, एल्युमिनियम को पिघलाकर, तांबा को पिघलाकर, इन सभी को पिघलाकर हम अलग अलग ढांचों में बदल सकते हैं, अलग अलग ढांचा हम बना सकते हैं। ये होता है क्वथनांक और गलनांक के कारण। उष्मा का सुचालक, उष्मा की बात कर रहे हैं हम, विद्युत पथ नहीं कर रहे, उष्मा की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय तसला का पेंदी, कड़ाही का पेंदी गैस के नीचे होता है, तो जैसे हम उसके ऊपरी भाग को बिछूते हैं तो हाथ जल जाता है। तावा का भी यही हाल होता है। उसे यदि उसमें हम लोग छोलनी लगते हैं, छोलनी या कलछुल जिससे हम लोग खाना को चलाते हैं, उसमें रख देते हैं तो क्या होता है कि वह उससे संपर्कित होने के कारण उसके जो पकड़ने वाला डंठल होता है वो भी गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? उष्मा के सुचालक के कारण। लोहा का एक छोर रड है, रड को एक छोर को यदि हम आग में ठुसेर दिए हैं, आग में डाल दिए हैं, उसका दूसरा छोर भी छुएंगे हम लोग तो हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि उष्मा का क्या होता है, धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, यदि आपने लोहा के तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, तांबा का तार हो, एक छोर को आप बिजली से संपर्कित कर दीजिए और दूसरे तार को छुइएगा, दूसरे से छुइएगा तो आपको बिजली मार देगा या पकड़ लेगा। आपको बिजली की झटका लगेगा। ये क्यों हो रहा है? आपने तो एक साइड का क्या करे हैं, बिजली से संपर्कित करे हैं। तो क्या होता है कि यह होता है विद्युत के सुचालक के कारण। तो आपको धातु के क्या हो गया, धातु किसे कहते हैं और धातु के इसको बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। जितने भी बात कर रहे हैं तो ये होता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म। और यही होता है धातुओं के आपका पूरा ब्यौरा। ये आता है क्वेश्चन कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म को लिखे तो बोलिएगा धातु चमकीली होती है, धातु अघात व धन्य होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातुओं के अंदर धावनिक गुण पाया जाता है, धातुओं में क्वथनांक पाया जाता है, धातुओं में गलनांक पाया जाता है, धातुएं उष्मा का सुचालक होते हैं, धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे नाम आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कौन ऐसा धातु, ध्यान रखिएगा, एक मिनट रुकिए, अब ध्यान रखिएगा, कौन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? धातु की बात कर रहे हैं और कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के ताप पर द्रव होता है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। एक बात है देखिएगा, एक अधातु भी होता है। अधातु को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज हम लोग को धातु पढ़ रहे हैं। अधातु में देखिएगा वो होता है ब्रोमीन। दो ऐसे तत्व होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में आपका होता है पारा, अधातु में होते हैं ब्रोमीन। तो आप ये देखिएगा कौन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, तो ये देखिएगा पारा। और बहुत इसको बताते जाइए, कौन ऐसी धातु है जो मुलायम होता है, यानी चाकू से काटे जाने वाला। अब पढ़े धातु के बारे में, चाकू से किसे काटा जा सकता है, किसे काटा जा सकता है, याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और तीनों ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। याद रखिएगा, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, में डुबो कर रखते हैं। याद रखिएगा, डुबो कर रखते हैं।
आता है क्वेश्चन, कौन ऐसी धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबो रखते हैं? क्या लिखेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसे खुले वातावरण में रखने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर स्वतः जलने लगता है। क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए एक बार, क्योंकि हम पूछेंगे। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो आप बोलिएगा कि हम जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों को खुले वातावरण में रखने पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यह स्वतः जलने लगती है, स्वतः उसमें आग लग जाता है। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। याद रखिएगा, ये तीनों है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, अच्छा चालक धातु की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा चांदी। चांदी एक ऐसा आपका धातु है जो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और एक होता है ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु की बात कर रहे हैं। एक होता है ऊष्मा, उसमें अच्छा जाता है, और एक होता है कम, वो होता है आपका कौन? पारा और लेड। लेड और पारा, क्या रखिएगा? लेड और पारा। एक क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा धातु है जिसका निम्न क्वथनांक होता है? निम्न क्वथनांक वाला धातु याद रखिएगा, सीजियम एक ऐसी धातु है जिसका क्वथनांक निम्न होता है। तो आज हम लोग धातु के बारे में अच्छा से पढ़ें और आवर्त सारणी को भी अच्छा से पढ़ें। मुझे अनुमान हुआ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन तो जगह पूछेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, चलो कह रहे हैं। चलिए, सन 1800 में कुल कितने तत्वों का खोज हुआ था? 30। कितना हुआ था? 30। बहुत सुंदर। कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? 7। आवर्त सारणी में पंक्ति संख्या कितनी है? 7। बहुत सुंदर। स्तंभ कितने हैं? 18। स्तंभ कितने हैं? 18। आवर्त सारणी कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? आधुनिक आवर्त सारणी और मैंडलीव आवर्त सारणी। कुल कितने ब्लॉक की संख्या होता है? 4। कौन कौन? एसपी। कक्षा कुल कितने होते हैं? 4। कौन कौन? केएल। बहुत सुंदर। कौन ऐसी धातु है जिसे हम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक और गुण होता है। क्या? कौन से गुण होता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अच्छा, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? हम दो तत्वों को नाम बताए हैं कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तत्वों की बात कर रहे हैं हम, धातु नहीं बोल रहे हैं, हम तत्व की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सा तत्व होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? एक पारा होता है, एक क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन क्या है? धातु है? क्या धातु है? धातु नहीं है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। और पारा क्या है? धातु है। और अच्छा, एक और चीज बताए थे आप लोग को कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। उपधातुओं की संख्या कुल कितनी है? बहुत सुंदर। आप लोग समझ में आ गया सबको? चलिए, अब मिलते हैं हम लोग ऐसे ही क्लासेस अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? जय हिंद।